नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सबकी काफ़ी समय से मांग थी कि सर जो है इकोनॉमिक्स है उसमें जो स्टैटिक्स है उसको आप करवाएं। विद्यार्थियों, इसी कड़ी में जो है आज जो मैं आपके स्टैटिक्स की शुरुआत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, आपको पता होगा मैं आज जो टॉपिक है उसका नाम बता दूं आपको। अपन विद्यार्थियों बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। विद्यार्थियों, जो ये टॉपिक है बड़ा अच्छा टॉपिक है और अच्छा इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक आपके जो है 2 जगह काम आएगा। इसलिए आपके लिए जो है ये टॉपिक और अच्छा हो जाता है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, मैं इस स्टैटिक्स की बात करूं यानी सांख्यिकी की बात करूं, ये टॉपिक जो है आपके प्रथम पेपर यानी कि जीके के पेपर में भी काम आने वाला है और आपके सब्जेक्ट में तो वाकई निश्चित रूप से काम आने वाला है। ये टॉपिक आपके जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल का टॉपिक है। विद्यार्थियों, अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं तो इस टॉपिक से जो है आपके गत एग्जाम की मैं बात करूं जो 2022 में हुआ था, उसमें जो है इसमें से 4 क्वेश्चन आए थे गत भर्ती में और 8 अंक के आए थे। विद्यार्थियों, अमूमन इस टॉपिक से अगर मैं बात करूं तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं, है ना? 4-5 क्वेश्चन आते हैं। विद्यार्थी, इस टॉपिक की मैं बात करूं तो ज़्यादातर इस टॉपिक में से जो है 3 क्वेश्चन है वो आपके थ्योरी के आते हैं और 2 क्वेश्चन है वो आपके कभी-कभार जो है आपके न्यूमेरिकल आते हैं। यानी कि ज़्यादातर इसमें भी जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं विद्यार्थी। कभी-कभार जो है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो समांतर माध्य है, माध्यिका है या फिर अवकर्ण के माप है सूचकांकों से कभी-कभार। और ज़्यादातर जो संभावना है कि जो क्वेश्चन आएँगे वो लगभग या तो सारे थ्योरी के आएँगे या फिर 3-4 तो 5 आते हैं तो 4 क्वेश्चन तो पक्का थ्योरी के होंगे विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, ये टॉपिक आपके प्रथम पेपर में भी है, वहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स के जो है 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी आपके काम आने वाला है। विद्यार्थियों, अपने बात करें अपना जो सिलेबस है उसमें जो अपन को सिलेबस में दे रखा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन अपकिर्ण के माप और इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक, ये विद्यार्थियों आपका जो है सिलेबस है। विद्यार्थियों, आप अधिकतर गाइड देखेंगे तो वो क्या करते हैं, केवल सीधा जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। जब तक विद्यार्थियों को ये पता नहीं कि अपन किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, सांख्यिकी क्या है ना? सांख्यिकी का अर्थ, विशेषताएं, इसमें क्या क्या होता है, उससे पहले अगर सीधा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप टॉपिक को चालू कर दिया जाए तो विद्यार्थियों को जो है बड़ा ऐसे कष्टदायी लगता है कि गुरुजी ये टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं अधिकतर गाइडों में ऐसा ही करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो सीधा लिख देते हैं, वो बेसिक जो है इसके इंट्रो के बारे में नहीं बताते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपका जो प्रथम पेपर में स्टैटिक्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भाग भी आपका क्लियर हो जाए और सब्जेक्ट में जो है आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है सही हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल आते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अपन शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। दिमाग में ध्यान में रखना कि ये टॉपिक जो है आपके कम से कम 16 से 18 मार्क्स आपके जो है बनवाएगा। क्यों? क्योंकि ये गुरुजी 2 जगह टॉपिक काम आएगा। वो एक कहावत है कि एक पंथ 2 काज, तो वो काम इसमें हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर विद्यार्थी को ये पता नहीं है कि अपन जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा क्या है, क्या होगा उस सब्जेक्ट में, तो सीधा टॉपिक पे आ जाना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं एक विद्वान लॉर्ड केल्विन के कथन से शुरुआत कर रहा हूं। जो लॉर्ड केल्विन का कथन है कि इनके कथन से शुरुआत कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हो, भाई जिस
भर्ती की बात कर रहे हो आप, स्कूल व्याख्याता वाणिज्य की तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में नहीं जानते कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसमें कितने टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक से क्या प्रश्न आएंगे, पीछे के पेपरों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन बातों को नहीं जानते तो सीधी सी बात है, आप पढ़ रहे हो तो आपका ज्ञान कम है, आप निरर्थक पढ़ रहे हो। तो इसी संबंध में लॉर्ड केल्विन ने कहा कि जिस विषय के संबंध में जिस विषय के संबंध में जिस विषय के संबंध में आप बात कर रहे हो जिस विषय के संबंध में आप बात कर रहे हैं, उस विषय को अगर आप माप नहीं सकते, है ना, उस विषय को यदि आप देखो माप सकना या फिर संख्या में व्यक्त करना, है ना, तो भाई आप यदि उस विषय को यदि आप माप सकते हैं और उसे संख्याओं में संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब है कि आप निश्चित रूप से उस विषय के बारे में कुछ जानते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो आप उस विषय के बारे में कुछ जानते हैं, है ना। यदि आप उसे संख्याओं में व्यक्त कर सकते हो, उसे माप सकते हो, तो आप उसके बारे में कुछ जानते हो। लेकिन आप माप नहीं सकते, उसे संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका भाई ज्ञान है वो कम है, नॉलेज कम है, ये संतोषजनक प्रकृति का है। तो भाई लॉर्ड केल्विन ने बिल्कुल ठीक कहा है ना, कि भाई सीधी सी बात है, आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसके बारे में आपको पता ही नहीं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है ना। तो यदि, है ना, परंतु परंतु आप उस विषय को माप नहीं सकते हैं वह वह संख्याओं में संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो आपका ज्ञान उस विषय के क्षेत्र में कम है तथा असंतोषजनक प्रकृति का है, तथा असंतोषजनक प्रकृति का है। ये किसने कहा भाई? लॉर्ड केल्विन ने कहा कि भाई आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में जानते नहीं हो, उसको माप नहीं सकते, संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान अल्प है, न्यून है, कम है, असंतोषजनक प्रकृति का है। परंतु यदि आप उसे माप सकते हैं, संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, तो भाई आप उस विषय के बारे में कुछ बातें जानते हो। आगे बात करें, देखो बात करें सांख्यिकी किया कि सांख्यिकी कैसे आई, तो देखो प्रारंभ में अगर मैं बात करूं, प्रारंभ में स्टार्टिंग में सांख्यिकी का उपयोग यानी स्टैटिक्स का उपयोग, है ना, स्टेट जो राज्य थे उन राज्यों में जो है, आपको पता है कर तो लगाए जाते थे, करों के बिना तो आपको पता है चलता ही नहीं था, शासन ही नहीं चलता था, है ना। तो भाई राज्यों में जो है प्रारंभ में कर लगाने के लिए, और जो युद्ध की बात आती कि भाई किसके पास कितने हाथी है, कितने घोड़े हैं, कितना जो है अस्त्र शस्त्र बल है और कितनी सेनाएं हैं, उनको मापने के लिए स्टार्टिंग में इसका जो है उपयोग करते थे।
हाँ, तो प्रारंभ में सांख्यिकी का उपयोग शासकों द्वारा शासकों द्वारा अपने राज्य में, भाई आपका जो स्टेट है ना, हाँ, अपने राज्य में करारोपण एवं युद्ध संबंधी, भाई आपकी सेनाएं कितनी हैं, है ना, तो पहले कैसे पता चलता किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है? तो भाई जिसके पास जितने हाथी घोड़े, है ना, स- है ना, शस्त्र बल जिसके पास ज्यादा है उसकी सेनाएं जो है वो क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसको आप कैसे बताओगे? तो उसको माप कर करके। तो भाई स्टार्टिंग में क्या है, सांख्यिकी के उपयोग शासकों द्वारा अपने राज्य के करारोपण एवं युद्ध संबंधी सामरिक स्थिति की जो है जानकारी के लिए करते थे। हाँ, युद्ध संबंधी सामरिक शक्ति को जानने एवं भूमि जमीनें थी जो शासकों के पास, है ना, तो भूमि के उपयोग एवं मापने के लिए किया जाता था कि भाई भूमि कितने बीघा है, कितने जरीब है, एकड़ है, हेक्टर है ना, आपको पता होगा। भूमि का उपयोग एवं मापने के लिए किया जाता था। इसीलिए विद्यार्थियों जो है, ये जो है स्टैटिक्स है, एक स्टेट से संबंधित यानी राज्यों से संबंधित होने के कारण इसका नाम जो है स्टैटिक्स पड़ा भाई। क्योंकि राज्यों में क्या है भाई, युद्ध संबंधी सामरिक शक्ति है, भूमि का माप है, आपका करारोपण की स्थिति है, कितने टैक्स लगाए जा रहे हैं, उन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता था, है ना। तो भाई राज्य से संबंधित होने के कारण यानी कि स्टेट, राज्य से संबंधित होने के कारण इसका नाम, राज्य से संबंधित होने के कारण होने के कारण जो इसका नाम है वो क्या पड़ा भाई, इसका नाम स्टेटिस्टिक्स पड़ा, है ना। इसलिए इसका नाम भाई स्टेटिक्स हुआ, क्योंकि ये जो राज्य से संबंधित थी। वैसे अगर बात करें तो भाई सीधी सी बात है, जो सांख्यिकी शब्द है ये किस भाषा से भाई, अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट से निकला हुआ है। यानी कि सांख्यिकी शब्द सांख्यिकी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा के स्टेट यानी कि राज्य, स्टेट शब्द से जो है निकला हुआ है भाई। देखो देखिए, तो ये बात आप समझ गए। आगे बात करें तो स्टेट को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जो है यूज किया जाता था, है ना। जैसे लेटिन भाषा में स्टेट को क्या कहा भाई, स्टेटस कहा जाता। जो आजकल आप व्हाट्सएप पे लगाते हैं, जब चेन होगा तब आप लगाओगे, है ना। रोमन भाषा में चेन नहीं होगा तो दूसरे लगा देंगे। रोमन भाषा में स्टेट को क्या कहा जाता था भाई, स्टेटो, है ना। रोमन भाषा में स्टेट को स्टेटो कहा जाता था। जर्मन भाषा में स्टेट को स्टेटिस्ट कहा जाता था। तो भाई अलग अलग जगह जो है अलग अलग कहा जाता था, अलग अलग भाषाओं के अंतर्गत। तो जर्मन भाषा में स्टेट को स्टेटिस्ट कहा जाता है, इसलिए इस पर जो है इन भाषाओं का क्या पड़ा, असर पड़ा भाई, है ना। और इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्टेटिक्स हो गया। तो बात समझे, है ना। तो लेटिन भाषा, रोमन, जर्मनी, इटली की बात करूं तो इटली की भाषा में इसे क्या कहा, स्टेटिस्टा कहा जाता था, स्टेट को। तो ये जो स्टेटिक शब्द है आपके, है ना, तो ये आपके जो शब्द है स्टेटिस, तो ये भाई अलग अलग जैसे स्टेटस, स्टेटो, स्टेटिस्टिक
और स्टेटिस्टा। तो इन शब्दों से जो है ये आपके अलग अलग भाषाओं में स्टेट को कहा जाता था और अंग्रेजी भाषा के शब्द से स्टेट से निकला है और इसका नाम जो क्या है स्टेटिक्स है। समझे, यानी कि सांख्यिकी। चलो विद्यार्थियों, आगे मैं बात करूं जो आपके शब्द है स्टेटिस्ट, इस शब्द का प्रयोग जो है अलग विधान में बात करूं तो उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग उन्होंने उस व्यक्ति के लिए किया कि जो भाई राज्य के काम में क्या हो, निपुण हो, पारंगत हो, दक्ष हो भाई, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके आगे चले हैं तो जो आपका स्टेटिस्ट शब्द का प्रयोग शब्द का प्रयोग विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, है ना, मिल्टन मिल्टन आदि ने ऐसे व्यक्ति के लिए किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए किया जो राज्य के कार्यों में निपुण हो, क्या हुआ, पारंगत हो, दक्ष हो, उसके लिए जो है इन्होंने आपके विलियम शेक्सपियर की चाहे मैं बात करूं, बात चाहे आपके मैं वर्ड्सवर्थ की बात करूं, बात चाहे मैं आपके मिल्टन की बात करूं, तो भाई इन्होंने ऐसे व्यक्ति के लिए इस शब्द का यूज किया स्टेटिस्ट का जो भाई राज्य के कार्य में निपुण हो, दक्ष हो, पारंगत हो, है ना, उसके लिए इन्होंने शब्द का प्रयोग किया भाई। आगे देखो बात करें तो भाई जो राज्य की नीतियां हैं, है ना, राज्य की नीतियां राज्य की नीतियां पॉलिसीज है ये आपके सम्मुखों पर आधारित होने के कारण, सम्मुखों पर आधारित होने के कारण, है ना, इसे जो सांख्यिकी है इसे क्या कहा जाता है भाई, सम्राट, है ना। तो इसे भाई राज्य तंत्र का विज्ञान कहा जाता है, सम्राटों का विज्ञान कहा जाता है ना। तो भाई राज्य की नीतियां सम्मुखों पर आधारित होने के कारण सांख्यिकी को सांख्यिकी को राज्य तंत्र का विज्ञान, सम्राटों का विज्ञान, यानी सम्राट है ये विज्ञान का, सम्राटों का विज्ञान कहा जाता है। किसे भाई, स्टैटिक्स को, यानी सांख्यिकी को। तो भाई राज्य की नीतियां पॉलिसी सम्मुखों पर आधारित होने के कारण सांख्यिकी को क्या कहा जाता है भाई, राज्य तंत्र का विज्ञान, सम्राटों का विज्ञान कहा जाता है भाई। चलो विद्यार्थियों आगे बात करें, आगे विद्यार्थियों बात करते हैं सांख्यिकी दिवस के बारे में। विद्यार्थियों, मैं बात करूं आपके सांख्यिकी दिवस की तो मैं बात करूं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सबसे पहले बात करूं मैं आपके जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की मैं बात करूं, कब मनाया जाता है आपको पता है, जून में आता है गुरुजी, 29 जून। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखना, है ना। तो भारत में अगर बात करूं, भारत में सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करूं तो इस बात का जिक्र भी होना जरूरी है ना। भारत की संदर्भ में बात करूं तो भारत में सांख्यिकी का जनक प्रशांत चंद्र, है ना, महान लोबिस को कहा जाता है, पीसी महान लोबिस को कहा जाता है भाई। ये बात भी ध्यान रख लेना आप, स्पेशल तौर पर भारत में सांख्यिकी के जनक बात करें तो भाई प्रशांत चंद्र, महान लोबिस, ठीक है भाई। हाँ, इनका नाम देख लेना भाई, तो ये बात ध्यान रख लेना, समझ गए।
तो ये सारी बातें बताई है मैंने, इंपॉर्टेंट बातें हैं। भारत राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस, या इसको जो है महल, ये नाम लिखा मिल जाएगा आपको, है ना। तो भाई जो आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना, महालनोबिस कर लेना या महालनोबिस, ये जो है महालनोबिस ही मिलेगा ज़्यादातर आपको। प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जो है आपके जून को मनाया जाता है। समझ गए। आगे बात करें तो वैसे सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा सांख्यिकी का जनक, है ना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बात करें, सांख्यिकी का जनक, सांख्यिकी का जनक एक विद्वान, महान विद्वान, सांख्यिकी के जनक, महान विद्वान, किस चीज के विद्वान थे, गणित के थे, है ना, महान विद्वान गणितज्ञ थे भाई। ये कौन थे, महान विद्वान, है ना, अच्छे थे, महान ही थे भाई। इन्होंने सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, गणितज्ञ थे। कौन थे भाई, गोट फ्राइड आकेनवाल, इनको माना जाता है भाई। किसको, गोट फ्राइड आकेनवाल को माना जाता है। ये कहाँ के थे भाई, कहाँ के थे अगर बात करूं, तो ये कहाँ के थे, ये थे भाई आपके जर्मनी के। कहाँ के थे भाई, जर्मनी के थे। और कब भाई इन्होंने, तो बात करें 1749 की मैं बात करूं, इन्होंने सर्वप्रथम 1749 में जो है 1749 में जो है स्टैटिक शब्द का इन्होंने प्रथम बार प्रयोग किया भाई। और इन्होंने जो है सांख्यिकी को एक अलग शाखा के रूप में पहचान दिलाने का काम भी किया, इसलिए इन्हें जो है सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो भाई सांख्यिकी का आपसे पूछे जाए जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, जर्मनी के विद्वान गोटफ्राइड आकेनवाल को कहा जाता है भाई। समझ गए। इन्होंने जो है 1749 में, 1749 में सर्वप्रथम, है ना, स्टैटिक शब्द का, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का, स्टैटिक शब्द का प्रयोग किया है। तो भाई सांख्यिकी की मैं बात करूं, स्टैटिक्स की मैं बात करूं, तो भाई किन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया इस शब्द का, तो भाई गोटफ्राइड आकेनवाल ने, जो कहाँ के थे भाई, जर्मनी के थे। इन्होंने सर्वप्रथम कब प्रयोग किया इस शब्द का, 1749 में इन्होंने जो है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो भारत में सांख्यिकी का जनक जब माना जाता है पीसी महालनोबिस को, पीसी महालनोबिस को। सांख्य राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। सांख्यिकी का जनक अगर देखा जाए तो जर्मनी के गोटफ्राइड आकेनवाल, इन्होंने जो है सर्वप्रथम 1749 में जो है स्टैटिक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, है ना। और इन्होंने क्या है, सांख्यिकी को एक विशिष्ट शाखा के रूप में स्थापित किया, इसे प्रसारित किया, है ना। इन्होंने, ये बात भी लिख लो, लिखना चाहो तो, इन्होंने सांख्यिकी को, सांख्यिकी को विशिष्ट ज्ञान की शाखा, एक अलग विषय के रूप में पहचान दिलाई, शाखा के रूप में स्थापित किया। तो भाई ये बात आप ध्यान रख लेना। चलो भाई। हम्म, अगर बात करें विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, लेकिन हर साल नहीं मनाया जाता, 5 साल बाद एक बार मनाया जाता है, फिर 5 साल बाद। यानी कि जैसे 2015 में हो गया तो 2020 में, 20 के बाद 25, यानी इस साल इस प्रकार होता है भाई। समझ गए। तो देखो देखें, विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करूं, तो भाई विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस जो है कब भाई, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, ठीक है। और प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। समझ गए। यानी कि हर 5वें साल जो है आपके क्या मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस। तारीख भाई 20
अक्टूबर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो भाई 29 जनक। भारत में सांख्यिकी जनक की बात करें तो पीसी मालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र मालनोबिस। और अगर अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर सांख्यिकी जनक की बात करें तो जर्मनी के विद्वान, महान विद्वान कह सकता हूँ मैं, गणितज्ञ थे गोटफ्राइड आकेनवाल। इन्होंने ही जो है 1749 में सर्वप्रथम जो है स्टैटिक शब्द का प्रयोग किया भाई। आगे बात करते हैं। देखो देखिए, जो ये अंग्रेजी शब्द स्टैटिक्स है, अंग्रेजी शब्द स्टैटिक्स का प्रयोग, अंग्रेजी शब्द स्टैटिक्स का प्रयोग हिंदी में 3 अर्थों में प्रकट किया जाता है। बात करते हैं भाई नंबर 1। देखो, इसको हिंदी में 3 अर्थों में प्रकट करते हैं। बात करूं नंबर 1 तो आपके आंकड़े, या बात करूं मैं समक के रूप। देखो देखिए, तो भाई इनका जो है साधारणतः बात करूं तो इसका जो प्रयोग है, इस शब्द का उपयोग है आंकड़ों के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में? साधारणतः इस शब्द का प्रयोग आंकड़ों के अर्थ में किया जाता है। साधारणतः इस शब्द का प्रयोग आंकड़ों के अर्थ में किया जाता है। आंकड़ों के अर्थ में किया जाता है। जैसे भाई भारत में जनसंख्या के आंकड़े, है ना, तो भाई जैसे भारत में जनसंख्या के आपके आंकड़े हो गए, है ना, तो भाई बात करें मूल्य संबंधी आंकड़े हो गए, है ना, मूल्य संबंधी आंकड़े हो गए आपके, है ना, आपके जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े हो गए, है ना, अपराध संबंधी हो गए, है ना, इन आंकड़ों से रिलेटेड इनका किया जाता है। देखो देखिए, आगे बात करें समकों की बात करें, है ना, तो समक क्या है ये? समक यानी तथ्यों का अंकों के रूप में, अंकों के रूप में किया गया, किया गया संग्रह मात्र है। आगे अपन इन पर पढ़ेंगे कि क्या समक वगैरह होते हैं, सारणी के माध्यम से आगे डिटेल में पढ़ेंगे तथ्य क्या होते हैं, समक की बात करेंगे, है ना, सबकी अपन आगे धीरे धीरे सब कुछ बात करेंगे, कुछ भी छोड़ने नहीं वाला नहीं हूँ भाई। सांख्यिकी को मैंने कहा ना इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपने आज तक कहीं से भी सांख्यिकी पढ़ी है आपको लगेगा गुरुजी ये बातें तो हमने जो है पढ़ी नहीं, है ना, तो आपकी फर्स्ट पेपर में भी काम आएगी। और फर्स्ट पेपर में बेसिक पूछा जाएगा, सेकंड पेपर में भी बेसिक से क्वेश्चन आता है, तो भाई इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी हो जाता है अपने लिए भाई, है ना। और वैसे लॉर्ड केल्विन ने कह ही दिया स्टार्टिंग में कि भाई जो है आप जिस विषय के बारे में बात करो तो उसको माप सको, संख्या में व्यक्त कर सको, तो ही आप उस विषय के बारे में कुछ जानते हो, नहीं तो भाई आपका ज्ञान कम है। तो भाई हम अपना ज्ञान कम क्यों रखें, है ना। तो हम जो जितनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चीजें अपन को पता होनी चाहिए भाई। तो आंकड़ों के या समकों के रूप में बात करें नंबर 2, तो भाई इसका जो है हिंदी में सांख्यिकी के रूप में, सांख्यिकी की बात करें, सांख्यिकी रूप में अगर मैं बात करूं तो सांख्यिकी मतलब उन विधियों से होता है ना। स्टैटिस्टिक्स अपन उन विधियों को देखेंगे आगे अपने जो सिलेबस में है ना, तो इसका अर्थ उन विधियों से होता है जिन विधियों के माध्यम से अपन क्या करते हैं भाई, सब कुछ करते हैं भाई। आंकड़ों का संकलन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, है ना भाई, उनका क्या करते हैं, निर्वचन करते हैं, उनका सारणीयन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, है ना। तो भाई बात करें, तो मतलब सांख्यिकी किसका मतलब है, उन विधियों से है जिनका प्रयोग, उन विधियों से है जिनका प्रयोग सांख्यिकी में किया जाता है ना, उन विधियों से हैं जिनका प्रयोग सांख्यिकी में
किया जाता है। समझ गए, है ना? उन विधियों से रिलेटेड है जिनका प्रयोग अपन सांख्यिकी में करते हैं, है ना? तो इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वे सभी सिद्धांत वे सभी सिद्धांत तरीके यानी युक्तियां युक्तियां आती है सिद्धांत युक्तियां आती है जिनके माध्यम से अपन क्या करते हैं भाई, जिनके माध्यम से आंकड़ों का संकलन वर्गीकरण वर्गीकरण सारणीयन, है ना, विश्लेषण एवं निर्वचन किया निर्वचन यानी इंटरप्रेशन निर्वचन किया जाता है। समझ गए भाई बात को? यानी सांख्यिकी में वो सब चीजें आ जाती है जिनके माध्यम से अपन क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं भाई, आंकड़ों का संकलन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, उनका निर्वचन करते हैं, सारणीयन करते हैं, वो सब आपके सांख्य। इसके अलावा सांख्यिकी शब्द का दूसरा अर्थ भी देख सकते हैं, है ना? तो सांख्यिकी शब्द को जो है एक और अर्थ में भी जो है आपके, है ना, बहुवचन के रूप में बात करें आगे, देखो देखें तो भाई एक बात तो समझ गए कि भाई हिंदी में जो है सांख्यिकी की बात करें तो इसका प्रयोग तीन अर्थों में किया जाता है। नंबर एक अपने देख लिया आंकड़े या समक के बारे में बात कर ली। नंबर दो सांख्यिकी के बारे में। अब सांख्यिकी की बात करूं तो इसको भी अपन दो अर्थों में देखते हैं। जैसे एक अर्थ अपने देख लिया भाई सांख्यिकी का मतलब, स्टेटिस्टिक्स का मतलब उन विधियों से है जिनका अपन, उन तरीकों से है जिनके माध्यम से अपन आंकड़ों का संकलन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं ना, उनका विश्लेषण करते हैं, निर्वचन करते हैं, उनसे है। अगर बात करूं आगे दूसरों की मैं बात करूं भाई, है ना, तो इसका प्रयोग जो है अपन, है ना, इसका प्रयोग दूसरे अर्थ में देखें, दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग किसका भाई, किसकी बात कर रहा हूं मैं, या मैं सांख्यिकी शब्द की ही बात कर रहा हूं, इसी शब्द की मैं बात कर रहा हूं, है ना? तो सांख्यिकी के सांख्यिकी के बहुवचन समूह, है ना, सांख्यिकी के बहुवचन समूह तथा तथा समकों के रूप में भी होता है, समकों के रूप में भी होता है ना? जैसे भाई आपके जो है जनसंख्या, है ना, समकों के रूप में भाई इतनी जनसंख्या है 130 करोड़, 135 करोड़, तो जनसंख्या समक के रूप में, है ना? तो भाई जैसे जनसंख्या समक के रूप में। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, इसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, है ना? आगे देखो बात करते हैं नंबर 3 में बात करूं प्रतिदर्शज यानी कि सैंपलिंग के रूप में। अगर मैं बात करूं प्रतिदर्शज के रूप में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि समष्टि के समष्टि के संख्यात्मक गुणों को बताने वाली, जो आपकी समष्टि की बात करूं तो उसके संख्यात्मक गुणों को जिसमें संख्या में मापा जा सके, है ना, तो भाई उनको बताने वाली समष्टि के संख्यात्मक गुणों को बताने वाली जो आपके समूह है उनका आकलन करना, यानी कि वो प्रतिदर्शक सैंपलिंग के रूप में आता है ना? तो संख्याओं का बताने वाली संख्याओं का अनुमान या आकलन है। देखो देखिए, तो ये तो बातें थी। अगर मैं बात करूं भाई किसकी, जो है स्टैटिक शब्द को जो है हिंदी में तीन अर्थों में जो है प्रकट किया जाता है, जिसमें अपने देख लिया आंकड़े समक के रूप में, सांख्यिकी के रूप में और प्रतिदर्शज के रूप में। सांख्यिकी के रूप में मैंने आपको दो में बता दिया कि दूसरे अर्थ में, आंकड़े बता दिए, समक के बारे में बता दिया, प्रतिदर्शज की मैंने आपकी बात कर ली। विद्यार्थियों आगे विद्यार्थियों बात करूं एक विद्वान जिसका नाम है फादर कामिल बुल्के ने। इनकी मैं बात करूं भाई, फादर कामिल बुल्के ने जो है ना, सांख्यिकी को दो भागों में परिभाषित किया है।
फादर कामिल बुल्के ने सांख्यिकी को 2 भागों में परिभाषित की है। ये चीज़ आपने कहीं न कहीं पढ़ी होगी भाई। 2 भागों में कौन-कौन से भाई? एक बहुवचन के रूप में और एक एकवचन के रूप में परिभाषित किया है। नंबर 1 बात करूँ तो आपके सांख्यिकी बहुवचन के रूप में और सांख्यिकी आपके एकवचन के रूप में भाई। ये आपके बात की है किसने भाई? फादर कामिल बुल्के ने की है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं बहुवचन के रूप में। चलो भाई, बात करते हैं सांख्यिकी बहुवचन के रूप में। देखो देखिए, किसने भाई 2 भागों में परिभाषित किया है? आपके फादर कामिल बुल्के ने जो है सांख्यिकी को, है ना? तो बहुवचन में जो है सांख्यिकी अर्थ को किसमें व्यक्त किया जाता है? समकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसमें भाई? समकों के रूप में, है ना? बहुवचन में बहुवचन में सांख्यिकी के सांख्यिकी के अर्थ को अर्थ को समकों यानी फैक्ट्स समकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किसके अर्थ में भाई? बहुवचन में सांख्यिकी के अर्थ को किसके रूप में भाई? समकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपके फैक्ट्स के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। यानी कि ऐसे तथ्यों से जिन्हें क्या कर सकते हैं अपन? संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि ऐसे तथ्यों से है जिसे जिसे संख्याओं के रूप में ऐसे तथ्यों से जिसे संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे भाई 2025 है, ये क्या है भाई? एक संख्या के रूप में है। तो भाई संख्या के रूप में, है ना? तो भाई 25 है, 24 है ना? 2025 है, 24 है, या बात करूं जैसे 15 है, 1 करोड़ है ना? समझे भाई? 320 अंक है आपके, ठीक है? तो ये सब जो है आपके क्या है? यानी कि बहुवचन की रूप की मैं बात करूं तो भाई बहुवचन का मतलब है कि आप किसके रूप में भाई? सांख्यिकी को जो है बहुवचन के रूप में अगर परिभाषित करें तो आप समकों के रूप में व्यक्त करना। ये किसने बात की भाई? फादर कामिल बुल्के ने जो है सांख्यिकी को 2 भागों में परिभाषित किया है, बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में आपके किया है। चलो भाई, आगे कथन ले लेते हैं, यूएल तथा कंडाल। अब गुरुजी आपने ये कथन क्यों लिया? देखो यहाँ ये जो कथन मैंने लिया है, ये कथन लेने का रीजन ये है कि आपका जो गत एग्जाम हुआ था उसमें जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में जो है यूएल कैंडल का कथन दे रखा था, वो सीधा सीधा वहाँ प्रश्न में पूछा गया है। तो भाई तो इसलिए अपन ने जो है यहाँ जो इम्पोर्टेंट कथन इनका बनता है तो इसलिए इसको लेते हैं, है ना? तो बात करें, इन्होंने कहा कि समकों से अभिप्राय समकों से अभिप्राय अभिप्राय उन संख्यात्मक उन संख्यात्मक तथ्यों से हैं जो जो पर्याप्त सीमा तक पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। ये बात भाई किसकी है? यूएल कंडाल की बात है। यूएल और कंडाल का कथन है कि समकों से अभिप्राय उन संख्यात्मक तथ्यों से हैं जो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से क्या होते हैं भाई? आपके प्रभावित होते हैं। विद्यार्थियों, आगे अपन ने बात करते हैं
समकों की विशेषताएं। गुरुजी कब से आप शब्द बोले जा रहे हो तथ्य और समक, तो ये क्या होते हैं बात आगे करेंगे। बात करते हैं समूहों की विशेषताएं। देखो देखिए, बात करूं अगर मैं समकों की, सीधी सी बात है, समक क्या है? समक आपके तथ्यों का एक समूह है। समझे भाई, क्या है? एक समूह के रूप में होते हैं, तभी अपन उन्हें क्या कहते हैं? समक कहते हैं। यानी कि समक क्या है? समक तथ्यों का एक, समक तथ्यों का एक समूह है, ग्रुप है। क्या है भाई? तथ्यों का क्या है भाई? आपके समूह है। जैसे अगर मैं बात करूं भाई, एक परिवार की आई बात करूं, या एक कोचिंग की बात करूं, तो ये समक नहीं है। समझे भाई? जैसे एक परिवार की आय मैंने कह दिया कि 50,000 रुपये प्रति माह है, लाख रुपए प्रति माह है, तो भी ये समक नहीं है ना? जैसे अगर मैं बात करूं एक परिवार की आय, क्यों? क्योंकि यहाँ समूह नहीं है। एक परिवार की आय 10,000 रुपये प्रति माह है ना? ये समक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बात हो रही इंडिविजुअली, और अपन को क्या चाहिए? ग्रुप चाहिए। अपन को चाहिए तुलना करनी हो, है ना? किसी के विद्यार्थी के 320 अंक आते हैं, ये समक नहीं है। इसके इतना है, फलाने के इतना अंक आए, उनके ये क्या है? फिर तथ्य जो है इनका क्या बन गया? समूह बन गया। ये क्या हो जाएंगे? समक हो जाएंगे, है ना? तो भाई ध्यान रखना, आगे मैं बात करूं तो समक वही होंगे जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, है ना? समक संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, न कि गुणात्मक, है ना? अब आपके कोई गुण के आधार पर, जैसे कि भाई सुंदर है, गुरुजी बहुत सुंदर है, अच्छा पढ़ाते हैं, है ना? ईमानदार है, बुरा है ना? तो ये भाई आपके क्या है? गुणात्मक तथ्य है। ये आपके क्या है भाई? समक नहीं होंगे। क्योंकि समक किसमें होने चाहिए? संख्याओं के रूप में, है ना? समक संख्याओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, ना कि आपके गुणात्मक तथ्यों के रूप में भाई। समझे भाई? जैसे तो ये आपके गुणात्मक तथ्य हैं, तो ये समग्र नहीं है। जैसे मैं यहाँ बात करूं कि गुरुजी जो है ना, 340 अंक आए, है ना भाई? 1000 है, 2025 है, तो ये क्या आपके संख्या है, तो इनके रूप में व्यक्त किए जाते हैं। बात समझे, है ना? आगे बात करें, समक पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। क्यों भाई? आपको पता है अगर किसी विद्यार्थी बड़ा होशियार है, ठीक है भाई, उसके हमेशा जो अच्छे अंक आते थे, लेकिन वो विद्यार्थी वो एग्जाम वाले दिन वो बीमार हो गया, उसको बुखार आ गया, वो पेपर देने गया, उसके पेपर में जो उस दिन अच्छा नहीं कर पाया, 140 नंबर ही आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विद्यार्थी कमजोर हो गया ना, वो विद्यार्थी अभी भी होशियार ही है। तो समक है, ये आपको उसके अंक 320 आए आते थे, लेकिन 241 आए, 140 आए, तो भाई उसके समक क्या हो गए? प्रभावित हुए कि नहीं? डाटा जो है आपका इफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ भाई? समक की मैं बात करूं तो प्रभावित किन के अनेक कारणों से, कि वो भाई बीमार हो गया। तो जरूरी नहीं है कि भाई जो है आप कर रहे हो वो हमेशा जो है प्रभावित नहीं हो। तो समझ क्या है? अनेक कारण होते हैं, उनके कारण प्रभावित हो जाते हैं। समझ गए बात को, है ना? तो भाई आप बात समझ चुके हैं। आगे अगर मैं बात करूं, हाँ, तो भाई ये अगर समकों का क्या किया जाता है, आपके अगर मैं बात करूं जो समक होते हैं, हाँ, तो ये भाई आप क्या कर सकते हो? संकलन कर सकते हो, इनकी गणना कर सकते हो, अनुमान कर सकते हो। जैसे भीड़ होती है, तो भीड़ का तो केवल क्या लगाया जा सकता है? अनुमान लगाया जा सकता है। हजारों की संख्या में भीड़ थी, वहां गणना थोड़ी होती है। तो भाई आप समक क्या कर सकते हो? तो हजारों की संख्या में भीड़ है, तो समक ही है ना, है तो डाटा ही भाई संख्यात्मक है, हजारों की संख्या में। लेकिन आपने गिने हैं क्या? गिने तो नहीं है। तो भाई आप कैसे कर सकते हो भाई समकों का? तो संकलन कर सकते हो, है ना? तो भाई संकलन, इनका संकलन जो है आप, संकलन समकों का संकलन गणना या अनुमान द्वारा, जैसे भीड़ का तो केवल क्या लगाते हो? अनुमान ही लगा सकते हैं, है ना?
तो भाई आप इस प्रकार से समक ले सकते हो। हाँ, तो भाई समकों के संग्रहण में जो है ना, एक्यूरेसी का ध्यान रखना चाहिए। संग्रहण में जो है उचित एक्यूरेसी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, है ना। आपका डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो, वो आपका डाटा क्या होना चाहिए, जो आप कलेक्ट कर रहे हो, वो आप जो तथ्य ला रहे हो वो क्या होना चाहिए भाई, बिल्कुल क्या होने चाहिए भाई, उनमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि जहां लिखना 1000 था वहां लिख आपने एक दिया, तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो समझिए एक्यूरेसी का क्या रखना है भाई, आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आगे बात करें। आगे देखो, अगर अपन आगे बात करें, हाँ, तो समकों का जो संग्रहण कर रहे हो भाई, व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए। समकों का संग्रहण, आप किसी गांव के लोगों के बारे में पता कर रहे हो, है ना, आप किसी गांव के लोगों को पता कर रहे हो कि इस गांव में बेरोजगार कितने हैं, है ना, तो आप बेरोजगारों की संख्या काउंट डाउन कर रहे हो किसी गांव के, तो सीधी सी बात है, आपको जो है स्टार्टिंग कहाँ से करें, गांव की किस गली से करें। ऐसा नहीं कि सेम गली में 4 चक्कर काट लो और पीछे 4 गलियां छूट जाए। यार घर वाले गाल निकालेगा, कितनी बार बताएं कि ये घर में सारे के सारे बेरोजगार बैठे हैं भाई, काउंट कर ले, है ना। तो भाई ध्यान रखना, व्यवस्थित रूप से किया जाना, सिस्टमेटिक तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि जिससे ना कोई छूटे और ना ही आप किसी को जो है बार बार परेशान करो भाई, समझे बात को। हाँ, आगे बात करें। समक जो है ये पूरे निर्धारित उद्देश्य हेतु, अब आपका, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, इसका कोई ना कोई आपका पहले से उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, है ना। पूरे निर्धारित उद्देश्य हेतु संग्रहित किए जाते हैं, उसी लिए आप कलेक्ट कर रहे हो भाई, जैसे बेरोजगारों की संख्या काउंट डाउन कर रहे हैं, है ना। तो भाई आप क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि भाई क्या आए हो बोले संख्या बताओ तुम्हारे परिवार में कितने बच्चे हैं, वो पूछेगा क्यों भाई, जरूरी थोड़ी बताना, क्यों बतानी है, तो बताएगा भाई जो जनसंख्या में है ना, उसके लिए कर रहे हैं। आपके जो है घरों में जो गरीब है ना, उनका सर्वे कर रहे हैं, तो पक्का बताएगा मैं गरीब ही हूँ भाई, तो पक्का बता देगा, सब कुछ बता देगा, उसका वेतन होगा सब कुछ कम कर करके, संख्या ज्यादा कर करके बता देगा आपको, है ना। तो भाई पूरे निर्धारित उद्देश्य हेतु क्या किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं। अगर आपका पूरे निर्धारित उद्देश्य नहीं होगा तो फिर उन समकों का के आपको किस अकॉर्डिंग चाहिए भाई, उसके अकॉर्डिंग आपको समग्र डाटा आपको मिल भी नहीं पाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए भाई, है ना। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही पूछो भाई आपको, है ना। तो भाई पशुओं की जनगणना कर रहे हो और वहां जाकर के पूछो तुम्हारे घर में कितने आदमी है, तुम्हारी शादी हो रखी है क्या, अरे तो भाई इनसे मतलब क्या है, तुम जनगणना पशुओं की कर रहे हो किनकी कर रहे हो, तो भाई पशु गणना कर रहे हो, है ना। तो पशुओं की गणना कर रहे हो तो भाई ये जाके पूछो कि तुम्हारे घर में जो है पशु कितने हैं, गायें कितनी हैं, भैंसें कितनी हैं, बकरियां कितनी हैं, है ना। इनके बारे में पूछो, वहां जाकर के ये थोड़ी पूछना है कि तेरी शादी हो गई क्या, तुम बेरोजगार है क्या, बच्चे कितने हैं, हाँ भाई। तो आपके उद्देश्य के अकॉर्डिंग है ना, आप क्या करें ना भाई, समझ है वो कलेक्ट करें भाई, समझ गए बात को। हाँ, हाँ, तो आगे बात करें, तो आपके जो समक है ये परस्पर संबंधित, परस्पर संबंधित वह तुलना योग्य होने चाहिए भाई। विद्यार्थी ये बात की मैंने आपके समकों की विशेषताओं की, तो ये बातें आप सारी बातें समझ गए होंगे कि समकों की विशेषताएं क्या क्या होती है। आगे देखो, आगे बात करें कि गुरुजी समक किन्हें कहेंगे, तो भाई ध्यान रखना, समक केवल उन्हें कहेंगे जो क्या हो, नंबर एक, जिन्हें किन में मापा जाए भाई, संख्या में। गुणात्मक तथ्य समक नहीं है, समक में क्या होना चाहिए, संख्या का तो होना कंपलसरी है ही है। उसके बाद सजातीयता होनी चाहिए, सजातीयता का मतलब है कि उनकी जो है ग्रुप फॉर्मिंग एक जैसी होनी चाहिए, उनकी इकाई एक होनी चाहिए भाई, सजातीयता होनी एक ही जाति के होने चाहिए। या एक जाति से मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी जाति, इस कास्ट की बात नहीं कर रहा मैं, कास्ट की जाति की सजातीयता की बात कर रहा हूँ, आपके वर्ग की बात कर रहा हूँ। जैसे भाई मानव वर्ग है तो आप क्या कर सकते हो, पुरुषों की महिलाओं की इनकी आप बात कर सकते हो, लेकिन पशुओं की वर्ग की बात करो तो वहाँ पशु आएंगे, पक्षियों की बात करो तो वहाँ पक्षी आएंगे, तो इसमें वर्ग
की बात कर रहा हूँ भाई, सजातीयता होनी चाहिए। तो भाई क्या होनी चाहिए, संख्यात्मक होनी चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए, और उनमें क्या होनी चाहिए भाई, तुलनात्मकता का गुण होना चाहिए, आपस में क्या कर सकें, तुलना कर सकें। अगर इन तथ्यों जो मैंने आपको बताए हैं, आपको तत्व हैं, 3 तत्व है, संख्यात्मक, तुलनीयता, सजातीय, इन तीनों में से किसी भी एक तत्व का अभाव पाया जाता है या किसी भी एक गुण का अभाव पाया जाता है तो आपके समक नहीं होंगे। हाँ, तो भाई समकों में किसका गुण, समकों में संख्यात्मक, और मैं बात करूं सजातीयता, और मैं बात करूं भाई तुलनीयता। तो भाई ध्यान रखना, तुलनीयता, सजातीयता और संख्यात्मक, ये जो 3 गुण है, ये गुण होने पर ही समक कहा जाएगा। तो संख्या में संख्यात्मक, सजातीयता, तुलनीयता के गुण होने पर ही उन्हें समक कहा जाता है, होने पर ही उन्हें समक कहा जाता है, नहीं तो समक नहीं कहा जाएगा। ध्यान रखना, अगर गुणों का अभाव है इनका तो समक नहीं होंगे, तो ध्यान रखना। अब बात करें भाई समक और तथ्यों की, बात करें तो भाई, बात करें तो भाई जो आपको, जिससे मैंने बताया कि अनुबंध अधिनियम 1872 पढ़ा है ना, तो भाई अनुबंध अधिनियम 1872 पढ़ाया मैंने आपको, ये मार्केटिंग पढ़ाई भाई, है ना, तो वहां पर कुछ बातें बताई थी, तो एक बात यहाँ पर भी बता देता हूँ। अनुबंध अधिनियम 1872 मैंने बात बताई आपको कि जो ठहराव होते हैं, सभी ठहराव क्या नहीं होते, अनुबंध नहीं होते, परंतु जो अनुबंध होता है वो ठहराव अवश्य होता है, यानी सभी अनुबंध ठहराव होते हैं पर सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। ये बात मैंने आपको बताई। मार्केटिंग मैंने एक बात बताई थी आपको, ब्रांडिंग के टाइम याद करो, देखिए मैंने क्या कहा था कि जो ब्रांड है उसका जब कानूनी रूप से पंजीयन करवा लिया जाए तो क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। तो मैंने क्या बात बताई वहां पर कि सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते, परंतु जो ट्रेडमार्क है वो ब्रांड कन्फर्म है, यानी कि सभी ट्रेडमार्क तो ब्रांड होते हैं पर सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते भाई, है ना, ये बात बताई। आगे और बताऊंगा, साझेदारी में बताऊंगा कि साझेदारी का समापन फर्म का समापन नहीं होता, परंतु फर्म का समापन साझेदारी का समापन होता है। तो ऐसी ही रोचक बातों के लिए आप पावर स्टडी के साथ जुड़े हैं भाई, है ना, और कंटेंट में कोई कमी है नहीं आपके, तो भाई आपको ये बातें ध्यान रखनी है। क्यों भाई गुरुजी, तो सीधी सी बात है कि भाई मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, मर जाता है आदमी, और तो क्या होता है भाई, है ना। तो भाई मरने के बाद अपन क्या करते हैं, उसका जो है क्रियाक्रम कर देते हैं, सीधी सी बात है, यही करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब आप सोचो ना कि अगर जो समक होगा, इसका मतलब उसमें ये सारे गुण होंगे कि नहीं होंगे, गुरुजी होंगे, क्योंकि समक होने का मतलब ही क्या है, उसमें ये सारे गुण है, समझ गए। तो जो समक है उसमें ये सारे गुण है, समझ गए। यानी कि जो बेटा है उसका बाप है, पर जो बेटा है वो बाप बने ये कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शादी नहीं होगी, कुंवारा मर जाएगा, सीधी सी बात है, बेरोजगार रह जाओगे तो वैसे ही नहीं होनी आज के जमाने में। तो बात समझे, क्या समझे कि भाई जो समक है, यानी कि सभी सांख्यिकी समक, सभी सांख्यिकी समक, सभी सांख्यिकी समक क्या होते हैं भाई, तथ्य होते हैं, सीधी सी बात है। सांख्यिकी समक तो तथ्य तो है ही, लेकिन ध्यान रखना, सभी तथ्य क्या नहीं होते, समक नहीं होते हैं, है ना, लेकिन सभी संख्यात्मक तथ्य समक नहीं होते हैं, समझ गए। यानी कि सभी संख्यात्मक तथ्य समक नहीं होते, क्यों नहीं होते, कि भाई तथ्यों में अगर सजातीयता का, तुलनीयता का और गुण संख्यात्मक, अगर ये तीनों गुण है
तो ही वो समक बनेगा। तो भाई जो समक बन गया इसका मतलब तथ्य तो है ही, तभी तो वो समक बना है। लेकिन सारे तथ्य समूह को ये कोई जरूरी नहीं है। तो यही लाइन लिखी है, लेकिन सभी तथ्य समक नहीं होते, परंतु जो समक है वो डेफिनेटली तथ्य है। समझ गए बात को? तो भाई ये बात ध्यान रख लेना। आगे देखो विद्यार्थियों, बात करते हैं कि कौन चीजें हैं। आपको अगर बात करें तो भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको 3 गुण बताए हैं, संख्यात्मक, तुल्यता और सजातीय। पहली बात देखो, डाटा आपके पास संख्यात्मक होना चाहिए। गुणात्मक है तो समक की तो बात ही छोड़ देना। लेकिन संख्यात्मक होने का मतलब ही नहीं कि वो समक हो। समझ गए बात को? देखो देखिए, अगर इधर मैं बात करूं आपके भाई संख्यात्मक, है ना, इधर मैं बात करूं भाई आपके तुल्यता, इधर मैं बात करूं भाई आपके सजातीयता, इधर बात करूं भाई समक है या नहीं है, है या नहीं है। देखो देखिए, अगर मैं बात करूं इधर मैं आपको एक लाइन दूं कि मदन सुंदर है। क्या लिखा मैंने? कि मदन जो है वो क्या भाई, सुंदर है। अब बताओ, मदन सुंदर है, पहली बात तो इसमें संख्या नहीं है, गुणात्मक तथ्य है। तो भाई इस बात को पूरी कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तुलना किसी से कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे भाई। तो तुलनीयता भी नहीं है। सजातीयता तब होगी जब भाई कोई दूसरा होगा, तो किससे बात करें, सजातीयता वो भी नहीं है। तो समक है क्या? समक नहीं है भाई। क्या नहीं है भाई? समक नहीं है। आगे देखो, आगे मैं लिखता हूं मनोज मदन से अधिक सुंदर है। मनोज मदन से अधिक सुंदर है। देखो देखिए, संख्यात्मक है क्या? ना, संख्यात्मक नहीं है। तुलनीयता है क्या? हाँ गुरुजी, तुलना तो हो रही है। किसकी हो रही है? मनोज की मदन की हो रही है कि मनोज सुंदर है, तुलना हो रही है। सजातीयता भी है। क्या सजातीयता है? कि दोनों जो है एक ही वर्ग है, मानव वर्ग से है भाई, सीधी सी बात है। तो भाई सजातीयता भी है, लेकिन समंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्यात्मक गुण इसके अंदर मौजूद नहीं है भाई। आगे मैं बात करूं, मदन की आय 10,000 रुपए प्रति माह है। लो भाई, क्या हो रही है भाई? संख्या है क्या? गुरुजी संख्या तो है, बिल्कुल संख्या है, कोई डाउट नहीं है। तुलना है क्या? ना गुरुजी। सजातीयता? ना गुरुजी, कोई बात नहीं है। मदन की आय 10,000 रुपये प्रति माह है, अच्छी बात है, कमा के खाता है। लेकिन अपने लिए समक है क्या? समक नहीं है ना? तो समक है नहीं है भाई। तो सारे तथ्य समक नहीं होते। समक वही बनेगा तथ्य जिसमें क्या हो, तीनों गुण मौजूद हो भाई। जैसे आगे मैं बात करूं, सरला की लंबाई, सरला की लंबाई 5 फीट व वजन 45 kg। गुरु जी संख्या तो है, बिल्कुल है, संख्या तो है ही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुलना है क्या? गुरु जी तुलना नहीं है, सरला की किसी से तुलना नहीं हो रही यहाँ पर। आगे बात करूं भाई, सजातीयता है क्या? गुरुजी सजातीयता भी नहीं है। कैसे? यहाँ बात फिट की हो रही है, यहाँ बात वजन बाहर की हो रही है। दोनों इकाई एक है क्या? गुरुजी बिल्कुल नहीं है। तो भाई सजातीयता भी नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, समंक है नहीं है भाई। समझ गए बात को? तो भाई ये जो मैंने चारों बातें लिखा, ये चारों ही क्या भाई, समंक है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? कि किसी में संख्यात्मक गुण नहीं है। संख्यात्मक आ रहा है, वहां तुल्यता का गुण नहीं आ रहा, या सजातीयता का गुण आपके नहीं आ रहा। आगे मैं बात करूं, मदन का वजन 60 kg व मनोज का, मनोज की लंबाई 5 फीट है। ये लो गुरुजी, क्या है? संख्यात्मक है, बिल्कुल है। तुलना है क्या?
तुलना है, मदन की और मनोज की बात हो रही है, बिल्कुल तुलना है। लेकिन गुरुजी सजातीयता नहीं है। सजातीयता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बार हाइट की हो रही है, फिट की, और यहाँ बात हो रही है वजन की। यानी कि ये भी आपके समंक नहीं बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या नहीं है भाई, सजातीयता नहीं है। आगे देखो, आगे कुछ और उदाहरण लेता हूं मैं। आगे मैं बात करूं, मदन की लंबाई 6 फीट व मनोज की लंबाई 5 फीट है। अब बताओ, देखें, गुरुजी संख्यात्मक है, तुलना भी हो रही है, और सजातीयता भी है, यानी ये क्या है, समक है। यहाँ पर दो इकाइयों की बात हो रही है, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये क्या भाई, समक है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? क्या है भाई, समक है, क्योंकि दोनों की बात किसकी हो रही है, दोनों एक जाति सजातीयता की बात हो रही है, इकाई भी सेम है, तुलना भी हो रही है, संख्यात्मक गुण को भी, यानी कि ये क्या है फिर भाई, समक है। समझ गए बात को? जैसे मैं बात करूं भाई, मदन का भार, मदन का वजन 40 kg, वह मनोज का वजन 50 kg है। यहाँ पर क्या है भाई, गुरुजी समक, संख्यात्मक है, तुलना भी है, सजातीयता भी है, ये भी क्या है, समक है। आगे देखो, देखें, आगे कुछ और उदाहरण ले लेते हैं अपने। उदाहरण अपन को कोई खरीद के तो लाने नहीं है, घर से ही लेने हैं। आगे देखो, आगे मैं बात करूं भाई, मदन की लंबाई 5 फीट है, वह आम के पेड़ की लंबाई 4 फीट है। गुरुजी संख्यात्मक तो है, कोई डाउट नहीं है, तुलनीयता है क्या भाई? तुलना की बात करूं भाई, तुलना भी है, लंबाई की बात हो रही, इधर भी लंबाई की बात हो रही है, यानी तुलना कर सकते हो भाई। लेकिन क्या नहीं है गुरुजी, सजातीयता नहीं है। यहाँ बात एक तरफ तो पुरुषों की आयु की, यानी कि पुरुषों की लंबाई की बात हो रही है, एक तरफ जो है पेड़ों की लंबाई की बात हो रही है। आम के पेड़ की तुलना अब तुम इमली के पेड़ से करते, तो अनार के पेड़ से करते, हाँ, तो आप क्या कर सकते थे, ये समंक कर सकते थे, लेकिन यहाँ सजातीयता का गुण नहीं होने के कारण ये समंक नहीं है भाई। समझे? ये क्या है भाई, समंक आपके नहीं है। समझ गए भाई बात को? बात समझ गए ना? बताओ, कोई डाउट किया? तो क्या समझे कि सभी तथ्य जो होते हैं वो समक नहीं होते, परंतु जो सभी समक है वो क्या होते हैं, तथ्य होते हैं। समक होने के लिए इन तीनों गुणों का होना क्या है भाई, आपके जरूरी है। समझ गए? तो भाई समझ गए, जैसे बाहर की बात कर ली, वजन की बात कर ली, जैसे मैं और बात करूं भाई आपके आगे, और बात करूं मैं, और कुछ आपको अगर उदाहरण दूं, हाँ, मनोज का भार 60 kg, वह मदन की लंबाई 5 फीट है। अब देखो, सीधी सी बात है, संख्यात्मक है क्या, बिल्कुल संख्यात्मक है। तुलनीयता है क्या, तुलनीयता है। सजातीयता है क्या, सजातीयता नहीं है। तो समक, सजातीयता क्यों नहीं है? क्योंकि इधर बात बार की, इधर बार लंबाई की हो रही है। समझ गए? इसलिए सजातीयता आपके नहीं है। आगे देखो, इधर मैं बात करूं, मदन की आय 10,000 रुपए, वह मनोज के वे 5,000 रुपए है। तो देखो भाई, संख्यात्मक है, गुरुजी है,
तुलना है, बिल्कुल है, कर सकते हो, लेकिन सजातीयता नहीं है, क्योंकि यहाँ बात आय की हो रही है, इधर बात वे की हो रही है। आय आय की बात होती तो समक हो जाता, वे की बात हो जाती, लेकिन दोनों अलग है। एक तरफ आय की बात हो रही है, एक तरफ खर्चों की बात हो रही है। सजातीयता नहीं होने के कारण ये भी समक नहीं है भाई। आगे देखो, देखें, कुछ और ले लेते हैं। आगे देखो, स्कूल व्याख्याता वाणिज्य में, स्कूल व्याख्याता वाणिज्य में मदन ने 340 अंक व मोहन ने 330 अंक प्राप्त किए। गुरुजी, इन्होंने इतने नंबर ज्यादा कैसे प्राप्त किए? भाई इन्होंने पावर स्टडी से तैयारी की है ना, इसलिए इन्होंने नंबर ज्यादा प्राप्त किए, है ना। तैयारी किससे की है? पावर स्टडी से की है, इसलिए नंबर ज्यादा है। अब देखो, बात स्कूल में कहता वाणिज्य की हो रही है। देखो, अभी यही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड ही होती तो अपन उसकी क्या नहीं कर सकते थे। अभी मैं कहता कि एक ने तो जो है, मदन ने तो जो है सेकंड ग्रेड में की है, मोहन ने फर्स्ट ग्रेड में हासिल की है, तो फिर भाई सजातीयता नहीं होती, है ना। लेकिन यहाँ दोनों ही स्कूल में कहता कॉमर्स का एग्जाम दे रहे हैं, और एक दोनों ही सजा, यहाँ दोनों ही क्या है ना, मानव वर्ग से रिलेटेड है, तो सजातीयता है। एग्जाम भी सजातीयता की बात हो रही है, स्कूल गया तो वाणिज्य की बात हो रही है भाई। अगर ये एग्जाम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड अलग अलग देते तो सजातीयता का गुण नहीं होता भाई। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ बात सही बैठ रही है कि भाई संख्या तो है ही, 330 340, यानी संख्यात्मक है, तुलनीयता है दोनों की, सजातीयता है, तो यानी ये क्या है, समक है भाई। डेफिनेटली क्या है भाई, ये समक है। समझ गए बात को? तो बताओ, कोई डाउट क्या? आगे देखो, तो विद्यार्थियों ये थी, मैंने जो है आपके तथ्य और समक जो है, क्या समक होते हैं और तथ्य जो है कब समक बनते हैं, तो बात समझ गए होंगे। आगे एक और मैं बात कर लूं भाई आपके, कि अगर जो है राम है, उसका मान लो कोई बिजनेस है ना, तो जैसे अगर मैं बात करूं भाई, जैसे राम के कपड़ा व्यापार में, 5 लाख रुपए, कितने रुपए लगे हुए? कपड़ा व्यापार में 5 लाख रुपए। सोने चांदी के व्यापार में, सोने चांदी के व्यापार में 10 लाख रुपए, है ना। ऐसे ही मान लो राम का कोई और व्यापार हो, मान लो लगे हुए हैं भाई, कपड़ा व्यापार में लगे हुए, सोने चांदी के व्यापार में 10 लाख रुपए लगे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, क्या है भाई, संख्यात्मक है क्या गुरुजी? संख्यात्मक तो है, बिल्कुल। तुलनीय है क्या? बिल्कुल गुरुजी, व्यापार की तुलना हो रही है, इधर सोने चांदी 5 लाख 10 लाख लगे हुए, कपड़ा व्यापार, तुलनीयता भी है, और इनमें गुरुजी सजातीयता भी है, यानी ये क्या है, समक है। यानी ये क्या भाई, आपके समक है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें तीनों गुण मौजूद है, कि संख्यात्मक भी है, बात व्यापार की हो रही है, और तुलना आप कर सकते हो कि एक व्यापार में इतने लगे हुए, एक व्यापार में इतने लगे हुए, बात एक व्यापार से रिलेटेड हो रही है, एक कपड़ा व्यापार की बात हो रही है, एक सोने चांदी के व्यापार की बात हो रही है। समझ गए? तो भाई ये क्या है, आपका समक है। तो विद्यार्थियों ये थी आपके, मैं बात करूं भाई समकों से रिलेटेड, मैंने आपको, तो भाई जो आपके फादर कामिल बुल्के ने जो है सांख्यिकी को दो जो भागों में परिभाषित किया, एक आपके बहुवचन के रूप में, एक एक वचन के रूप में। तो बहुवचन के रूप में जो परिभाषित किया उसको मैंने जो है आपको बता दिया। आगामी क्लास में जो है अपन इससे जो है आगे इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।